नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में, जहां हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की तेज होते सियासी घमासान की, क्योंकि चल रहा है धुआंधार प्रचार। एनडीए बनाम महागठबंधन का मुकाबला है अब रोमांचक मोड़ पर, जहां बयानों के तीर हैं, रैलियों का रेला है, राजनीतिक दलों का वाद प्रतिवाद है और जनता से संवाद है। जनता जनार्दन के मन में क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अगले आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे तमाम संवाददाता, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार के सियासी जंग की। बिहार की सियासत में अब संग्राम चरम पर है। अमित शाह की हुंकार, योगी की दहाड़, तेजस्वी का वादा और राहुल के आरोप, बयानों की बरसात में हर दल मैदान में पूरी ताकत झोंके हुए है। अब देखना यह है किसके शब्दों की गूंज जनता के दिल तक पहुंचती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार की चुनावी रणभूमि अब पूरी तरह से गर्म है। एनडीए बनाम महागठबंधन की जंग में अब जुड़ गए हैं कई क्षेत्रीय दलों के योद्धा, जो बयानों के तीर से एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। रैलियों का रेला, नारों की गूंज और नेताओं की तल्ख जुबान से बिहार का माहौल सियासी महाभारत का मैदान बन गया है। ऐसे में भाजपा के स्टार कैंपनर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी बिहार के चुनावी दंगल में हुंकार भरते दिखे। अमित शाह ने महागठबंधन को साफ कर दिया, बिहार में न सीएम की, दिल्ली में न पीएम की वैकेंसी खाली है। संदेश साफ है कि सत्ता की कुर्सी पर कोई खाली जगह नहीं, लड़ाई बस जनता के दिल की है। बिहार में न सीएम का पद खाली है, न दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम बनकर बैठे हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे। 550 साल से लालू कांग्रेस एंड कंपनी राम मंदिर को रोक कर बैठे। आजादी के पहले अंग्रेजों ने रोका और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके मिले हुए चट्टोपट्टों ने रोका। शहाबुद्दीन के गढ़ रहे सीवान में दहाड़ते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी उम्मीदवार ओसामा पर तंज कसते हुए कहा कि जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। जैसा नाम वैसा काम। एनडीए सहयोगी एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में मुसलमानों के बीच भय की राजनीति करने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को आड़े हाथों लिया। तो वहीं ओवैसी ने मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं पर एक नई बहस छेड़ दी है। मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है। किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश के चेहरा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एक टका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपके उम्मीदवार को लगाएगा छक्का। नीतीश जी का चेहरे का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं। बिहार की सियासी बिसात पर अब हर मोहरा चल चुका है। एनडीए अपनी सत्ता का किला और मजबूत करने के मिशन पर है, तो महागठबंधन सत्ता वापसी के अपने सपने बुन रहा है। बयानों की गर्मी, भीड़ों का जोश और वोट की जंग सब मिलकर बता रहे हैं कि बिहार में मुकाबला अब सीधा नहीं, दिलचस्प होने वाला है। राजनीतिक रणभूमि सज चुकी है, अब इंतजार बस जनता के फैसले का है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वे नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। डीडी न्यूज के साथ एक सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि हमारी जो भी लोकप्रियता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हो पाई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने चिराग पासवान की चुनावी यात्रा को कवर किया और उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। आइए दिखाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ये देखिए हुजूम। यहाँ पर चेरिया बरियारपुर बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जो स्थानीय लोग हैं, पब्लिक हैं, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चिराग लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक भारी हुजूम है। एक लोकप्रिय अभिनेता की शैली में चिराग पासवान जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। ये आपने देखा। हम चिराग से सीधा आपको रूबरू कराते हैं। चिराग, आप जब आए तो मैंने देखा कि पब्लिक का रिस्पांस गजब का था और आपको देखते ही लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। कैसा लगता है जब आप लोगों से? जनता का यही प्यार है जिसने मुझे जीवित रखा, नहीं तो कईयों ने षड्यंत्र रचे थे समाप्त करने के। जनता का यही प्यार मुझे यहाँ तक लेकर आया है। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि ये प्यार सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं, मेरे प्रधानमंत्री के लिए है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए है, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूरे गठबंधन के लिए। इसीलिए इस बार हमारा गठबंधन एक अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री फेस बना दिया। क्या एनडीए का फेस चिराग पासवान होंगे? अभी तक फेस बताया नहीं। एनडीए का फेस बहुत क्लियर है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव के बाद मैं मानता हूं सारे विधायक उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और इस बार एक बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। अब चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो सियासी लड़ाई में दावे प्रतिदावे तेज हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होती जा रही है। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से सीधा। राजेश, जो चुनावी लड़ाई है अब और तेज हो गई है। प्रचार में आज तो राहुल गांधी भी उतर आए हैं। हमने देखा चिराग पासवान कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार हैं वही मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनके पीछे हम विकास देखते हैं, प्रधानमंत्री का विजन देखते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कुछ जमीनी हकीकत? देखिए, दीपावली और छठ के मौके पर जो प्रचार का शोर थम गया था रमा, वो शोर जो है एक बार फिर पूरे शबाब पर आ गया है और तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने तर्कश से वो तीर निकालना चाहते हैं जो दुश्मन का किला भेद सके। और शायद यही वजह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लिए चुनौती है अपनी सत्ता को बचाना, तो विपक्ष के लिए सत्ता पाना एकमात्र लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव पिछली बार मात्र 12-13 सीटों से पीछे रह गए थे, लिहाजा तेजस्वी वायदों की झड़ी लगाकर जनता से जनादेश मांग रहे हैं और हर हाल में वो चाहते हैं कि वो सत्ता पर काबिज हों। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जेडीयू की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने दीपावली छठ के बाद मोर्चा स्वयं संभाल लिया है और आज रोसड़ा समस्तीपुर की एक सभा में उन्होंने कहा कि बिहार में ना किसी सीएम की वैकेंसी है और दिल्ली में ना किसी पीएम की वैकेंसी है, जो साफ करता है कि तमाम जो धुंधली तस्वीर बिहार में दिखाई पड़ रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह चिराग पासवान के बयान और अमित शाह के बयान के बाद ये लगभग साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात करें, अमित शाह की बात करें, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की कई रैलियां होनी है। कल प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर छपरा में होंगे, पटना में रोड शो होना है, सीमांचल के इलाकों में भी एक्सपेक्टेड है कि पीएम मोदी आएंगे और निश्चित तौर पर सिंह गर्जना जो है वो करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक ऐसा चेहरा है, ऐसा तुरूप का पत्ता है जो कई बार डूबती नैया को
बाहर निकाल ले जाते हैं। राजेश, एनडीए की तो कहीं ना कहीं रणनीति साफ दिखाई देती है। हारते हारते बिल्कुल राजेश, अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं, चुनाव प्रचार वहां पर भी तेज है। बेहतरीन उदाहरण अक्सर देखा जाता है कि जो महागठबंधन के सहयोगी होते हैं, जो संकल्प पत्र होता है उसी पर बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर संकल्प पत्र में भी विभाजन नजर आ रहा है। वादों में माले का अलग है, आरजेडी कांग्रेस का अलग है, और कांग्रेस अपनी चुनावी सभा में तेजस्वी प्रण का, तेजस्वी पत्र का नाम लेने को तैयार नहीं है। ये जो रस्साकशी नजर आ रही है, इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? क्या है इसकी वजह? देखिए, जो गठबंधन के भीतर जो गांठें हैं वो कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं, और निश्चित तौर पर उसका जो है नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। हालांकि दोनों तरफ कहीं ना कहीं अंदर तहखाने कई तरह की चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल पंडित बताते रहे हैं, कई तरह की आशंकाएं दोनों तरफ से सामने आती हैं, और जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाता है रमा, तब तक ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बयानों के तीर चलते रहेंगे और अंदर तहखाने खिचड़ियाँ जो है वो पकती रहेंगी। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी के प्रण का सवाल है, तो तेजस्वी ने अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, उस मैनिफेस्टो से जो बड़े लीडर्स हैं उनका चेहरा कहीं ना कहीं गायब है। और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद मिल गया है, वो डिप्टी सीएम के चेहरे बन गए हैं, तो उनके लिए अब मैनिफेस्टो में तस्वीर कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनका मिशन पहले से साफ था कि उन्हें अगर उप मुख्यमंत्री का पद अगर मिल जाता है तो फिर उनकी सीटें अगर कम भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस अंदर तहखाने निश्चित तौर पर तेजस्वी के स्वीकारोक्ति के मुद्दा में नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर कई तरह की गुटबाजियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, और निश्चित तौर पर कांग्रेस अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कांग्रेस निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के साथ नज़र आती है, लेकिन भीतर तहखाने जो खबर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन रुख जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे तेजस्वी और राहुल गांधी ने मंच साझा करके सब कुछ साफ कर दिया है, एक संदेश देने की मंच साझा किया है, लेकिन मन कितना साझा है इस पर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। राजेश, हमारे साथ मधुरेश भी जुड़े हुए हैं। मधुरेश, आपसे समझना चाहेंगे, बिहार की सियासी लड़ाई जो एक सीधी लड़ाई कहा जा रही थी महागठबंधन और एनडीए के बीच, पहले जनसुराज पार्टी, हालांकि उनके जो प्रमुख हैं उन पर भी एसआईआर के बाद सवाल खड़े हो गए 2 वोटर लिस्ट के, उसके बाद ओवैसी का बयान आया, उन्होंने भी महागठबंधन में जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उन पर सवाल उठा दिया परसेंटेज का हवाला देके। क्या ये लड़ाई कई ध्रुवों में बढ़ती चली जा रही है? हाँ, देखिए, कम से कम महागठबंधन में तो ये ध्रुव काफी पहले से दिखाई दे रहा था, जब सीट शेयरिंग का बंटवारा वो लोग नहीं कर पाए और उसके बाद लगातार जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, तो महागठबंधन में ये जो बिखराव था ये बहुत पहले से विजिबल हो गया था। ये बात और है कि अब ये खुल करके सामने आना शुरू हो गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बाकी लोगों की मौजूदगी में जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है और उसका नाम तेजस्वी प्रण रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेता है वो भले ही एक मंच में बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो अन्य नेता है, इनमें कहीं ना कहीं असंतोष की भावना साफ नजर आ रही है। हमारी बात जब लोगों से हुई, जो कार्यकर्ता भी हैं, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रण आने से कांग्रेस जो है वो एक हाशिए पे चली गई है। ये जो शपथ पत्र है, ये घोषणा पत्र है, ये कहीं पूरी तरीके से तेजस्वी का अपना मैनिफेस्टो लग रहा है। इसमें कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं है, और जो बाकी नेता हैं उनकी फोटो सिर्फ कवर पेज पे, वो भी काफी छोटी लगाई गई है, जिससे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भी असंतुष्ट दिख रहे हैं। इसके साथ ही सीपीआईएम के भी जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता है, वो भी प्रण पर जो महागठबंधन है वो प्रण से नहीं है, पूरे मन से नहीं है, दिखाई दे रहा है। असर इसका क्या होगा, इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। मधुरेश, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चर्चा जारी रहेगी बिहार की सियासी जंग पर, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में, जहां पर हम ला रहे हैं बिहार के कोने कोने की खबरें, सियासी खबरें, राजनीति से जुड़ी खबरें। और इसी के तहत हम बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय जिला, इसका चेरिया बरियापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यहां से 3 बड़े संस्थानों में पढ़े लिखे सूरमा चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। जेडीयू ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सुर्खियां बटोरने वाली मंजू वर्मा के पुत्र को चुनावी मैदान में उतारा है। कुशवाहा बहुल चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का कैसा है सियासी मिजाज, बता रहे हैं राजेश राज। अमूमन बिहार की सियासत में जहां जाति और जनाधार की गिनती ज्यादा होती है, वहां बेगूसराय का चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र कुछ अलग कहानी लिख रहा है। यह सीट इस बार सिर्फ सियासत नहीं, काबिलियत की जंग बन चुकी है। यहाँ मैदान में है 3 दिग्गज, 3 चेहरे और तीनों पढ़ाई लिखाई में किसी से कम नहीं है। राजद ने इस बार अपने सिटिंग विधायक राजवंशी महतो का टिकट काटकर मैदान में उतारा है सुप्रीम कोर्ट के वकील सुशील कुमार कुशवाहा को, यानी कानून के गलियारों से सीधा चुनावी अखाड़े में एंट्री। दूसरी तरफ जदयू ने बाजी लगाई है बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद पर। आईआईएम लखनऊ के प्रोडक्ट जो सियासत में मैनेजमेंट का नया मॉडल लेकर उतरे हैं। जदयू के प्रत्याशी स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं। चुनाव समर में हम लोग घूम रहे हैं और मेरे सामने जो मुकाबला भी है तो यहाँ के परेशानियों से है, यहाँ की तकलीफ़ों से है। हम यहाँ के युवाओं के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा खड़ा करेंगे जिसमें पढ़ने लिखने खेलने कूदने के लिए वो उनको एक खुली हवा में वो लोग विचरण कर सकें। पिछले पंचवर्षीय में भी एक बाहरी कैंडिडेट थे और वो चुनाव जीत गए थे, अच्छे मार्जिन से जीत गए थे और उन्होंने 5 वर्षों तक जो जनता के साथ नीरसता दिखाई और इस क्षेत्र को एक तरह से अपना नहीं माना तो उसके कारण लोगों में काफी गुस्सा आक्रोश था। जनसुराज ने उतारा है डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को। स्टेथोस्कोप छोड़ अब जनता की नब्ज टटोलने निकले हैं। जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के वायदे के साथ मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय का जितना डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसके तुलना में अगर आप चेरिया बरियारपुर देखिएगा तो निश्चित तौर पर ये 20 साल पीछे है। जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति आप देखे होंगे कावर है, जिसका कि विकास अगर हो जाए, उसे पर्यटन स्थल के साथ साथ किसानों और मछुआरों दोनों को बराबर सम्मान दिया जाए तो ये एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है कि पूरे बेगूसराय के मानचित्र में उभर के आ सकता है। माता जयमंगला की गोद में बसे चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र यूं तो समस्याओं के अंबार पर बैठा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कांवर झील पक्षी विहार की है, जहां पर किसानों के जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसानों और मछुआरों दोनों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो चला है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मंझौल अनुमंडल के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। लगातार हम बिहार की सियासी झलक आपको इस कार्यक्रम में दिखाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में। हम बात कर रहे हैं बिहार की चुनावी सियासी बिसात की, जिसमें बहुत सी चीज़ें सुर्खियां बटोर रही हैं, लोगों की निगाह में है और उसी में आ गया है अब कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम के बाद बांग्लादेश प्रेम। जी हां, असम के शिवभूमि में कांग्रेस की एक सभा में खुले मन से बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गाया गया, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने कहा है बांग्लादेश का भारत विरोधी एजेंडा है और कांग्रेस उसे सपोर्ट कर रही है। भारत में कांग्रेस द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत गाना दिखाता है। कांग्रेस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और घुसपैठियों के साथ खड़ी है।
कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम तो जग जाहिर था ही, अब बांग्लादेश के प्रेम में कांग्रेस नेताओं का दर्द छलका है, जिसने चुनावी मौसम में सियासी पारा गर्म कर दिया है। मामला असम से जुड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी की एक सभा में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला गाया गया। कांग्रेस नेता विधु भूषण दास ने पार्टी कार्यक्रम की शुरुआत बांग्लादेश के राष्ट्रगान से की। कांग्रेस नेताओं का बांग्लादेश प्रेम सामने आते ही भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले पाकिस्तान प्रेम, अब भारतीय मंच से खुले तौर पर बांग्लादेश के समर्थन में उनका राष्ट्रीय गीत गाना दिखाता है कि कांग्रेस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और घुसपैठियों के साथ खड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट पाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा बयान दिया है। आज जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी, जिनको वैलिड आईडी और प्रूफ और सारे संसाधन देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, जब हमारी सरकार डी से डिटेक्ट, डी से डिलीट और डी से डिपोर्ट करती है इलीगल्स को, घुसपैठियों को, तो कांग्रेस बोलती है डी से हम डिवाइड करेंगे, डी से हम डिस्टोर्ट करेंगे और डी से हम डिफेंड करेंगे इलीगल्स को। और इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली अपना स्टैंड घोषित कर दिया है, जो भारत विरोधी स्टैंड है। कल तक ये बनते थे पाकिस्तान के भाईजान, आज बन चुके हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में से जो निकल कर आया है भारत को टुकड़े करने वाले सुर, उसके कदरदान। कांग्रेस नेताओं द्वारा भारत विरोधी बांग्लादेशी राष्ट्रगान गाए जाने पर असम भाजपा ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। असम भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संकेत इससे ज्यादा जोरदार नहीं हो सकते। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश ने पूरे पूर्वोत्तर को निगलने वाला नक्शा प्रकाशित करने की हिम्मत की थी, और अब बांग्लादेश प्रेमी कांग्रेस यहीं असम में गर्व से बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रही है। अगर इसके बाद भी किसी को एजेंडा समझ नहीं आ रहा है, तो या तो वे अंधे हैं या फिर इसमें शामिल हैं, या दोनों। जाहिर है कि कांग्रेस का यह बांग्लादेश प्रेम उस समय सामने आया है जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव का माहौल है। बांग्लादेश की तरफ से अक्सर उकसावे और भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका में पाकिस्तान के जनरल साहिर शमसाद मिर्जा को एक विवादित नक्शा दिया है, जिसमें असम और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। स्पष्ट है, कांग्रेस नेताओं द्वारा भारतीय मंचों से सार्वजनिक तौर पर बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाना करोड़ों भारतीयों का अपमान है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और ये मुद्दा चर्चा में इसलिए भी है, सुर्खियों में इसलिए भी है, क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार ऐसे नहीं किया है। बीजेपी ने तो कांग्रेस को घेरा ही है, लेकिन अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखते हैं तो कांग्रेस के नेता अपना ये प्रेम दिखाते रहे हैं। और यही हम आपको बताएं, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयानों से, जिन्होंने कई विवादित बयान इसके तहत दिए हैं। सैम पित्रोदा ने एक न्यूज़ एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया था, और पाकिस्तान से प्रेम उनका 1 सितंबर 2025 को झलका था, जब उन्होंने कहा उस जो एजेंसी है उसको इंटरव्यू देते हुए कि मैं बांग्लादेश गया हूँ, नेपाल गया हूँ, पाकिस्तान गया हूँ, और मैं आपको बताऊँ मुझे पाकिस्तान घर जैसा लगा। तो कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। इसके साथ ही उन्होंने अगस्त 2025 में ये भी कहा कि जिस तरह पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमला, उस पर भी पित्रोदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये तो हमेशा होते रहते हैं, मुंबई में भी ऐसा हमला हुआ था और तब हम प्रतिक्रिया दे सकते थे, हम अपने विमान भेज सकते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस की दूसरी नेता सैयदा हमीद, उनका भी अगस्त 2025 में इस तरह का बयान आया और उन्होंने भी इस तरह की विवादित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये देखिए, उन्होंने कहा घुसपैठियों के बारे में, उन्होंने कहा कि वे यहाँ हो सकते हैं, उनके होने से किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, ये एक तरह से मुसलमानों पर क़यामत है। ये अवैध घुसपैठियों के बारे में सैयदा हमीद कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो ग्वालवाड़ा में हो रहा है वही जामिया में भी हो रहा है, तो तुलना देख लीजिए वो किस तरह से कर रही है, वो कत्लेआम इसे कह रही हैं, और जो घुसपैठ का मुद्दा है उसे मुस्लिम समुदाय से जोड़ रही हैं। तो अपने आप में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के ये बयान दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसीलिए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजेश राज भी इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। राजेश,
कांग्रेस का ये पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रेम किस तरह से इस वक्त विवादों के घेरे में है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह के मुद्दे कांग्रेस के साथ जुड़ते रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। आपको याद होगा कि जेएनयू छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष कन्हैया थे, कन्हैया के मामले में भी इस तरह की बातें जो है सामने आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये सवाल खड़े किए थे कि कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नज़र आती है। और जहां तक इस पूरे एपिसोड का सवाल है तो ये निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है कि कैसे दूसरे देश के नेशनल एंथम को कांग्रेस के कार्यक्रम में या अपने देश में उसको जो है चलाया जा सकता है, उसको गाया जा सकता है। यह एक बड़ा सवाल है जिस पर बहस चल सकती है और इस मामले की गूंज कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान निश्चित तौर पर गूंजेगी, क्योंकि एनडीए इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहेगी और एनडीए की निश्चित कोशिश होगी कि सीमांचल के इलाके में या फिर कोसी के इलाके में जो बॉर्डर इलाके हैं जहां पर कि अल्पसंख्यक समुदायों की बड़ी आबादी है, उसका मुद्दा भी कांग्रेस के लोगों ने कई बार उठाया है और बीजेपी ने उसको काउंटर भी किया है कि कैसे घुसपैठ के जरिए सीमांचल की तस्वीर को बदला गया है। एसआईआर के मुद्दे पर भी आपने देखा कि बीजेपी ने आक्रामकता दिखाई कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके जरिए कैसे वोटर लिस्ट में नाम की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई। हालांकि एसआईआर की सफलता के बाद चुनाव आयोग जहां उत्साहित है, वहीं मतदाताओं में भी एक बड़ा जोश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह जो हालिया मामला है, इस मामले की गूंज आने वाले दिनों में आपको बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी सुनाई पड़ेगी और कांग्रेस को एक बार फिर को भाजन का शिकार जो है वो झेलना पड़ेगा। कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने में बीजेपी और एनडीए जो है वो पीछे नहीं हटेगी। नजर आ रही है। राजेश, आप नजर बना रखिए फिलहाल। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो मुद्दों का शोर है और वादों प्रतिवादों का जोर है। बिहार में सियासी लड़ाई लगातार जारी है और इसी लड़ाई में क्या कुछ है, जनता के मुद्दे क्या है, जमीनी हकीकत, रोज इसी वक्त हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।